नमस्कार। आज हम आपको सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत पोषण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे न्यूट्रिएशन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण। और पोषण के बारे में बात की थी कि परपोषी, स्वपोषी, सहभोजी, इन सब के बारे में बात की थी, उत्पादक, इन सब के बारे में बात की थी। अब आगे इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं पोषक पदार्थ और उनका वर्गीकरण। यानी पोषक पदार्थ, जिन पोषक पदार्थों को व्यक्ति अपने जीवित रहने के लिए भोजन के साथ लेता है और उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, यानी पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड के साथ मिलकर के वो उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्य करने की क्षमता मिलती है उसे। तो पोषक पदार्थों को हम बात करें तो पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। उनकी वर्गीकरण की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सबस्टेंस या मैटर्स, अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मैटर्स। कार्बनिक पदार्थ में वे पदार्थ आते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा इसमें होती है, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अर्थात चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, वसा की बात करें या विटामिन की बात करें, इनके अंदर कार्बन तत्व यानी कार्बन एलिमेंट उपस्थित होता है। स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी कि किसी पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति है या नहीं है, इसके भी हम परीक्षण करते हैं लैब के अंदर। तो परीक्षण सबसे पहले मैंने बताया था कि कार्बन की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम ज्वाला परीक्षण, हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लेमिंग टेस्ट। फ्लेमिंग टेस्ट के अंदर जैसे कि कोई कैंडल्स ले ली और कैंडल्स लेकर के और उसको जलाएंगे हम, और जलाने के बाद देखते हैं कि मोम की कैंडल्स होती है, तो उसको जलाने के बाद उसमें से कार्बन उत्सर्जित होता है, यानी काला धुआं सा निकलता है, कार्बन उत्सर्जित होता है। सेम उसी प्रकार किसी भी पदार्थ में कार्बन उपस्थित है या नहीं, तो उसको ज्वाला परीक्षण के माध्यम से देखा जा सकता है। यदि वो कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें, जितने भी अनाज हैं, चावल है यानी आटा है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है। आलू है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है और यह अपार मात्रा में शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और इसे सभी जंतु इसको भोजन के रूप में लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी लेते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब CHO यानी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो किसी भी अनुपात में हो, जिस अनुपात में निश्चित होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसके अंदर कार्बन की मात्रा है। C11H22O11, ये सुक्रोज कहलाता है, ये चीनी का सूत्र है और इसमें भी कार्बन देख रहे हैं, कार्बन की मात्रा 11 है, इसमें कार्बन की मात्रा 6 है। इसी प्रकार प्रोटीन में देखें तो प्रोटीन में CHO के साथ साथ नाइट्रोजन पाया जाता है, CHO के साथ साथ N अवश्य पाया जाता है। यानी जहां पर नाइट्रोजन होगा वहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर के यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यह प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में दालों में पाई जाती है, पनीर में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, ये प्रोटीन होती है। और इसका प्रोटीन का कार्य मुख्य रूप से जो होता है, हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यदि वो टूट जाती हैं, सेल्स टूट जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम करती है, उनकी मरम्मत करने का काम करती हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार वसा को हम कहते हैं घी, चाहे वो वानस्पतिक घी हो या देसी घी हो। वानस्पतिक घी में पोमेटिक ऑयल, एसिट्रिक ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये सभी वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हैं
इनके बारे में मैंने आपको साबुनीकरण बताया था, उस समय तीनों यानी उच्च बसीय अम्लों को साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बसा को आप ये समझते हैं कि बसा एक प्रकार का तेल या घी है। विटामिन ये मुख्यतः सूखे फल यानी मेवा और कुछ सब्जियों में पाई जाती है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी हमारे शरीर को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सभी हमारे पोषक पदार्थ हो जाते हैं और इनमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और इन सब के, जैसे कि हम रोटियां खाते हैं तो रोटियां आटे की बनी होती हैं और वो आटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। आलू है, आलू में मंड होता है और मंड को ही हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब सूर्य के प्रकाश के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब ये मंड का निर्माण होता है और इस मंड को ही हम स्टार्च के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं और भोजन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, ऐसे पदार्थों को हम अकार्बनिक पदार्थों के नाम से जानते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जिनका ज्वाला परीक्षण कराया जाए वो कार्बन उत्सर्जित न करें। जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं और लकड़ी को जलाने के बाद देखते हैं थोड़ा सा उस पर कोई धातु का कोई पात्र रख ले या कोई बर्तन रख लें तो उसके ऊपर तमाम कार्बन एकत्रित हो जाए, जो काजल के रूप में होती है। तो इस प्रकार से बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। पानी को जलाएंगे उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। पानी का सूत्र क्या है? H2O। तो कहीं इसमें कार्बन है? नहीं है। तो ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है जिसके अंदर कार्बन उपस्थित न हो, जिसका फ्लेमिंग टेस्ट कराएं, ज्वाला परीक्षण कराएं और उस ज्वाला परीक्षण के समय उसमें कार्बन उत्सर्जित न हो तो उसे हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ चाहे वो मिनरल्स हो यानी खनिज हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, ये दोनों प्रकार के ये पोषण ही कहलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों में सब्जियां भी आती हैं, इसमें हरी सब्जी भी होती हैं। आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं। जंतुओं में पोषण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो पोषण की अवस्थाएं जो होती हैं, किस प्रकार से भोजन लिया जाता है और उसका पाचन कैसे होता है और उत्सर्जन किस प्रकार होता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब है भोजन को मुख के अंदर रखना, भोजन को मुख के अंदर रखना या पोषण को मुख के अंदर, मुंह के अंदर ले जाना, इसको हम अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी अंदर ग्रहण करना। यह एक कोष की जीवों में भी होता है, एक कोष की जीव, और बहुकोष की जीवों में भी होता है। बहुकोष की, एक कोषीय जीवों के बारे में मैंने बताया था। एक कोष की जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और उसी कोशिका के अंदर गमन, प्रजनन, वृद्धि और ग्रहण करना, सीलिया, एंटीना यानी फ्लैजिला वगैरह सभी इसके अंदर ही होते हैं। उन सभी जीवों में, चाहे वो एक कोष की हो या बहुत कोष की हो, सभी के अंदर अंतर्ग्रहण कहलाता है। और अंतर्ग्रहण करते समय यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। जंतुओं में प्राय भक्षण कहलाती है। भक्षण का मतलब खाना, उसको खा पी के चट करना। यह सभी पेड़ पौधों में, जंतुओं में, पौधों में, अन्य जंतुओं में पाई जाती है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। शाकाहारी के बारे में बात कही थी हमने,
जो केवल और केवल अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेजिटेरियन। जो केवल अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, वह किसी अन्य जीव को भोजन में नहीं लेते, जैसे कि द्वितीय श्रेणी को भुगता या तृतीय श्रेणी को भुगता या प्रथम श्रेणी को भुगता को भक्षण नहीं खाते, यानी मांस नहीं खाते। ऐसे जीवों को हम एक कोष की जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में भी अंतर ग्रहण होता है। कुछ जंतु तो दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं, जो शाकाहारी भी करते हैं और मांसाहारी करते हैं, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। तो मनुष्य शाकाहारी भी है, मनुष्य मांसाहारी भी है, और जो मनुष्य साग पात भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी के रूप में रखा जा सकता है। इसके ऑप्शन आए कि मनुष्य है तो वहां सर्वाहारी का टॉपिक ऑप्शन हो तो सर्वाहारी पर टिक लगा सकते हैं। केवल शाकाहारी का हो तो शाकाहारी को भी लगा सकते हैं। केवल शाकाहारी हो और मांसाहारी को सर्वाहारी का वहां जिक्र न हो, क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, चना वगैरह, इन सबको यूज करता है। अंतर्ग्रहण में केवल भोजन को लेना और आहार नाल तक पहुंचाने का काम अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। एक कोष की जीव भी उस भोजन को लेते हैं और अपने शरीर के अंदर लेने के बाद उसको एंजाइम में उपस्थित होकर के उस भोजन का पाचन कर देते हैं और उसका रस ग्रहण कर लेते हैं। इससे उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरी बात करते हैं पाचन अंतर्ग्रहण ठोस पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अवयव जल में अविलय होने के कारण जंतु शरीर के लिए ग्राही नहीं होते। कुछ भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलय स्वरूप क्रमशः मोनोसैकेराइड्स, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ करके उनका पाचन किया जाता है। यानी ठोस रूप में जो भोजन लेते हैं, रोटी है ठोस रूप में लेते हैं, यानी आटा ठोस रूप में है, उनको लेकर के उनको सरलतम अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे आहार नाल के बाद वो सीधा हमारे आमाशय में चला जाता है, और आमाशय में ही वैसे तो पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। पाचन में जब हमारे मुख के अंदर जो लार उपस्थित होती है, वह लार उस भोजन को ठोस से लिक्विड बनाने का काम करती है, अर्ध ठोस बनाने का काम करती है, और उसमें बहुत से एंजाइम, टाइलिन नाम के एंजाइम मिल जाता है और वो पचाने का काम करती है। और पचाने का काम क्या है? आमाशय में जाकर के विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उसमें मिल जाते हैं कि जो उसको रासायनिक क्रियाओं का शुरू हो जाती हैं और उसको पचाने का कार्य शुरू कर देते हैं। पाचन पाचन के बारे में क्या है? पाचन क्रिया ठोस, अविसरणशील, कुछ खाद्य पदार्थ, जटिल अणुओं एवं आयनों को विभाजित होने की क्रिया, जिसमें यह पोषण होने योग्य बनाकर विसरण तथा पराशरण आमाशय तथा आंतों की श्लेष्म कला के द्वारा फैली हुई होती है और रुधिर कोशिकाओं में मिलकर के ऊतक पहुंचाने का काम करे, ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। इसको हम पाचन कहते हैं। अगला है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों का जब आमाशय से एंजाइम मिलने के बाद आगे जब आंत तक जाते हैं तो वो पदार्थ छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और आंत के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उन्हें विल्स कहा जाता है, और उन विल्स के द्वारा, रोम छिद्रों के द्वारा उनमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ग्रहण कर लिया जाता है, उसको चूस लिया जाता है। ऐसी विधि को हम अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण के बारे में बात करें, सभी जंतुओं में अवशोषण का मुख्य संपूर्ण कार्य प्रमुखतः विसरण द्वारा ही होता है, यानी घुलने के द्वारा होता है। भोजन के पाचन के स्थान में विभिन्न प्रकार के अंगों तथा ऊतकों में दूरी अधिक होने के कारण अवशोषण आहार नाल के अंदर होता है, यानी आहार नाल से होता है। यहां से अवशोषित भोजन किसी न किसी तरल द्वारा, यानी किसी की माध्यम के द्वारा उन दूरस्थ ऊतकों तक पहुंचा जाता है। यानी ब्लड भी एक प्रकार का ऊतक है, हमने चर्चा की थी। और ब्लड के अंदर
भोजन पहुंचाना ही कहलाता है अवशोषण। इससे आगे की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अवशोषण में छोटे छोटे टुकड़ों में कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने की क्रिया को, यानी लसिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को, यानी भोज पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जो पचने के बाद जो क्रिया होती है उन्हें कहते हैं अवशोषण। जो आंत्र के द्वारा तरल रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में उस भोजन को ग्रहण किया जाता है, आंत्र के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसे अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्रिया का मतलब है, स्वांगीकरण क्रिया में जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हमने लिया, जो कि पच गया, पचने के बाद हमारे शरीर ब्लड में चला गया, यानी ऊतकों में पहुंच गया, वहां ऊतकों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा पहुंचाने के कार्य स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्रिया को पचे हुए भोज पदार्थों को कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी पचे हुए भोज पदार्थ का कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को, कोशिका द्रव्य में मिलने की क्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। यह जंतुओं में यह क्रिया आवश्यक है, मूलतः समान रूप से होती है। जीव द्रव्य जंतुओं में वृद्धि का कारण भी यही स्वांगीकरण क्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं स्वांगीकरण के बाद मल विसर्जन क्रिया। मल विसर्जन क्रिया को अंतःक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। वह क्षेपी अभिक्रिया और स्वांगीकरण को अंतःक्षेपी। वह क्षेपी अभिक्रिया जो भोजन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है, और उपयोग करने के बाद कुछ पदार्थ बच जाते हैं। उन बचे हुए पदार्थों का हमारे शरीर में कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी उसका मतलब यूटिलाइज नहीं होता। ऐसी कंडीशन में वो हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी आहार नाल से लेकर के, या नाल मुखद्वार से लेकर के आमाशय तक, आमा से लेकर छोटी आंत तक, फिर बड़ी आंत तक, और ये गुदा तक। गुदा के द्वारा, इस गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसको मल विसर्जन या बहिक्षेपण के नाम से कहा जाता है। भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम की प्रक्रियाओं के द्वारा पचाकर अवशोषित कर लिया जाता है। अनेक कारणों से पाचन संबंधी क्रियाओं के पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। इन पदार्थों का पाचन संभवतः नहीं होता, अतः इसका उत्सर्जन आवश्यक है। ऐसे पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को मल विसर्जन या बहिक्षेपण क्रिया कहलाती है। मल विसर्जन या बहिक्षेपण क्रिया कहलाती है। ये गुदा के द्वारा या एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमारे किसी काम का हमारे शरीर में नहीं होता। जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड भी वर्ज्य पदार्थों में आते हैं। ये सभी भोजन की एक इसके पोषक द्रव्य अवस्था के बारे में हमने आज आपको बताया। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। आगे हमें श्वसन अन्य प्रयोगों के बारे में चर्चा करूंगा, कल इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। आज केवल आपकी क्लास में से केवल उजीर सिंह ने अपने सक्रिय कार्य के बारे में, जो कि संचार के रूप में टॉपिक था संचार, उसके बारे में बताया। शायद मनोविज्ञान या एसएसटी से रिलेटेड होगा, उसने भेजा। अन्य किसी छात्र ने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में अपना पीडीएफ फाइल बना करके बिल्कुल नहीं भेजा है। आप देख लीजिए आप अपने कार्य के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने जिम्मेदार हैं, ये सब आपको पता चलता है। ये भी कोई कमेंट के माध्यम से नहीं बताया जा रहा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, टीचिंग कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई भी स्टूडेंट नहीं बता रहा। केवल एक आध छात्र ने ही बताया। तो आप सभी से मैं एक बार पुनः आदेशित करूंगा आपको कि आप जल्द से जल्द अपना सक्रिय कार्य भेज दें। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, आगामी समय में यदि कोरोना का ज्यादा प्रभाव रहा तो आपके एग्जाम्स होने में मतलब 1% चांस रहेगा एग्जाम होने का। सारे एग्जाम्स आपके इसी मूल्यांकन के अनुसार ही डिपेंड करेंगे।
मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सटर्नल मार्क्स दिए जा सकते हैं। आप इसको बड़ी बात नहीं समझ रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा, आदेशित करूंगा आपको कि आप जल्द से जल्द मुझे अपना सत्रीकार मेरी सब्जेक्ट का भेज दें, मेरे अन्य प्रवक्ताओं के द्वारा जो शिक्षण विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनका भी भेज दें, जिससे कि आपका मूल्यांकन किया जा सके। ये कार्य आपको फरवरी तक पूरा करना था, लेकिन आपने अभी तक पूरा भेजा नहीं है। लॉकडाउन के चलते हम आपका वो कार्य नहीं दिख पाए। आप जल्द से जल्द उसको भेजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।